हर शहर की कोई ना कोई प्रसिद्ध चीज़ जरूर होती है और वो शहर उस प्रसिद्ध चीज़ के नाम से जाना जाता है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कोहली। वेलकम टू माय चैनल और आप देख रहे हैं कोहली फोटो 6। और आज मैं आया हूं पीलीभीत शहर में और ये शहर जाना जाता है बांसुरी नगरी के नाम से। और आज मैं इस बांसुरी नगरी का राज खोलने वाला हूँ। आखिर क्यों कहलाता है ये बांसुरी नगरी, सबसे पहले जानते हैं यहाँ के लोगों से आखिर कितना पता है उनको अपने शहर के बारे में। चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। पंडित जी ये बताइए, पीलीभीत शहर को बांसुरी नगरी क्यों कहा गया? यहाँ पर ही बांसुरियाँ बनती हैं इसीलिए कहा गया है। अच्छा, इसलिए कहा गया है जी। यहाँ पहले बांसुरी का काम होता था, वो बांसुरी का काम होता था यहाँ, इसलिए इसको बांसुरी नगरी कहा। अच्छा, चौराहा बना है वो ये बांसुरी के नाम से ही बना, क्योंकि बांसुरी का जो काम होता था यहाँ उसी हिसाब से बना है कि बांसुरी के नाम से प्रसिद्ध हो पीलीभीत, इसीलिए। ये पता नहीं है बहुत। आपको नहीं पता है? नहीं पता। आपको पता है? हमें भी नहीं पता है। यहाँ बांसुरी का काम होता था, बांसुरी इसलिए से बोलते हैं बस। क्योंकि पीलीभीत में बांसुरी चौराहा है इसलिए बांसुरी चौराहा इसलिए बोला गया। बांसुरी चौराहा, हाँ। पीलीभीत में बांसुरी बनती है वो काफ़ी टाइम पहले से, इसलिए पीलीभीत का नाम बांसुरी, वो पीलीभीत का चौराहे का जो नाम है बांसुरी चौराहा रखा गया। और जितना मेरी नॉलेज में है कि यहाँ के बांस बहुत फेमस है इसलिए कहा जाता है। और आप बताइए। सेम भाई कि बात पहले यहाँ पे बांसुरी बनती थी, फेमस था बांसुरी के लिए। और अब प्रेजेंट टाइम में बन रही है नहीं बन रही? अब नहीं बन रही है। ये जो व्यापार है ना पीलीभीत का वो बंद हो गया है, इसलिए ये चीज़ लाई गई है। इसलिए कहते हैं पीलीभीत शहर जो है बढ़िया है, अच्छा है। यहाँ पे मुझे यहाँ की आओ बढ़िया, बाहर से लोग आते हैं, मुझे खुश रहते हैं और कहते हैं अच्छा है पीलीभीत, सस्ता इलाका है मुझे। और सब जो है जहाँ तहाँ महंगा इलाका है। ये है मैया दरबार में बैठे हुए हैं, सुख शांति, यहाँ बहुत लोग आते हैं देखने वालने के लिए। क्योंकि यहाँ पर इसका उत्पादन होता था, बांस आता था। आज के टाइम में नहीं हो रहा है क्या? इस समय नहीं हो रहा है, इस समय नहीं। हाँ, कारीगर हैं, उनको माल भी नहीं मिल रहा। पहले माल आता था, ट्रेन से आता था, मालगाड़ी से आता था, उनके घरों पे पहुंचाया जाता था। बांसुरी बनाते थे, विदेशों में जाती थी बांसुरी उनकी। बहुत अच्छे कलाकार हैं यहाँ के, इसीलिए इसको बांसुरी नगरी कहा जाता है। और डीएम साहब जो आ गए हैं, इन्होंने आसाम चौराहे पे बाकायदा बनवा के उसका नाम आगे बढ़ा रहे हैं। उसका नाम आगे बढ़ा दिया, क्योंकि लोग यहाँ भूल चुके हैं कि यहाँ पे बांसुरी बनती थी कभी। इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम पहले एक राजा रहते थे। उनका बांसुरी से बड़ा लगाव था। उनका एक चेला था जिनने कही थी कि मुझे यहाँ बांसुरी बनानी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम मेरी तरफ से पैसा ले ले। उसने यहाँ बांसुरी का काम चालू करा। हल्के हल्के वो काम बढ़ता गया। ये काम इंटरनेशनल लेवल पे आज के टाइम पे हो चुका है। पीलीभीत से बांसुरी यहाँ से इंपोर्ट करी जाती है, एक्सपोर्ट करी जाती है। अच्छा, तो आपको ये लगा कि क्या नाम है, यहाँ पे जो बांसुरी है वो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रांसफ़र की जाती है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होती है। ठीक है, थैंक यू सर आपका रिव्यू देने के लिए। वेलकम। तो दोस्तों ये तो थी कुछ जानकारी पीलीभीत के नगरवासियों को बांसुरी नगरी के बारे में। बांसुरी नगरी के नाम के पीछे छिपे राज को करीब से जानने के लिए दोस्तों मैं पहुंचा पीलीभीत शहर के बीचों बीच स्थित लाल रोड की तंग गलियों में। मुझे कई ऐसे घर मिले जहां आज भी बांसुरी बनाने का काम हो रहा है और पीलीभीत में बांसुरी बनाने वाले कई मुस्लिम परिवार हैं जो अपने इसी पुश्तैनी काम को आगे बढ़ा रहे हैं। आइए दोस्तों जानते हैं इन लोगों से भी बांसुरी नगरी के बारे में। हासिफ जी आप ये बताइए कि पीलीभीत शहर को बांसुरी नगरी क्यों कहा जाता है? सर यहाँ पर इसलिए कहा जाता है कि जुग्गातों से एक काम होता है बांसुरी का। पूरे वर्ल्ड को सप्लाई कोई बांसुरी का काम सप्लाई करता है तो वो एक पीलीभीत शहर ही करता है। बनती तो कहीं पर है, तना की जगह पर बनती हैं, थोड़ी से स्टॉल में, मगर जो सबसे ज़्यादा सप्लाई करता देश विदेश पूरे हिंदुस्तान पूरी दुनिया में सप्लायर जो है वो बांसुरी का यहीं पर ही होता है प्रोडक्शन। यहाँ पे 365 बांसुरी वाले हैं, 365 बांसुरी वाले हैं, सब इससे जुड़े हुए हैं। कोई छिलाई करता है, कोई छिलाई करता है, कोई पालिश करता है, सब मतलब करते ही। पीलीभीत में सबसे ज़्यादा बांसुरी का काम होता है और यहाँ पुश्तैनी काम है। कम से कम 250 साल तो पुराना काम हमारा ये बांसुरी का। 5 पीढ़ी काम चल रही है इसमें, 5वीं पीढ़ी अब काम कर रही है। अच्छा, आपकी 5वीं पीढ़ी काम कर रही है? इसमें कम से कम 250-300 आदमी, 250-300 घर जुड़े हुए हैं, बांसुरी का काम करते हैं। हाँ, बांसुरी नगरी इसलिए कहा गया पीलीभीत शहर में। पहली बात तो पूरे वर्ल्ड में बांसुरी कहीं बनती नहीं है, सिर्फ पीलीभीत के अलावा। पीलीभीत के अलावा कहीं नहीं बनती। सिर्फ ये बांस जो है आसाम से आता है।
ये बांस आसाम से आता है और पीलीभीत से सारी जगह सप्लाई होती है। अंकल आप ये बांसुरी का कारोबार कब से कर रहे हैं, मतलब बांसुरी कब से बना रहे हैं? मेरी अब उम्र जो है करीब इस टाइम 40-45 साल की है। मैं जब से ही काम कर रहा हूँ, बचपन से ही काम कर रहा हूँ। इससे पहले मेरे माँ बाप करते थे, दादी दादा करते थे यही काम। हाँ, उसके बाद अब मैं कर रहा हूँ। ना दादा है ना बाप है, अब मैं करता हूँ। 40-45 साल मुझे हो गई है, इस काम को करता हूँ। हमने जब से होश संभाला ये बांसुरी की काम करते चले हैं अभी तक। तो हमारे बाप जब आए थे और हमने जब से होश संभाला इसी काम में ही पड़े हुए सब और इसी को करते चले आ रहे हैं। मेरी उम्र इस वक्त उम्र 70 साल है और मुझे कम से कम 40-45 साल बांसुरी बनाते भी हो गए हैं और मुझे स्टेट अवार्ड, नेशनल अवार्ड सब मिल चुके हैं। सर मेरे दादा परदादा वगैरह कर चुके हैं। बंटवारे के टाइम पर ताया वगैरह पाकिस्तान के उसमें चले गए, वालिद यहाँ अब पाकिस्तान में भी करते हैं। मेरे ताया के वालिद ताया वगैरह गुजर चुके हैं, दुनिया से जा चुके हैं, उनके बच्चे वगैरह करते हैं। तो मेरे वालिद का नाम नबी हुसैन था। तो मेरे बाप के ज़माने से काम मैंने तो दादा के अपने परदादाओं के जरिए से काम सीखा ही। और मेरा ये घर का काम है, ये बांसुरी का काम मेरा बाप दादा से है। अरे हम साल से क्या, हमारे दादा मतलब हमारे बाप दादा हमारी तो मतलब कई एक पीढ़ी बदल गई है। पीढ़ियाँ बदल गई और ये काम करते हुए। आइए दोस्तों आपको बताते हैं कि बांसुरी का प्रोडक्शन कैसे होता है और कैसे छोटे लेवल से बड़े लेवल पे बांसुरी को बनाया जाता है। तो अंकल आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, बताइए। सब बना रहे हैं, सब बांसुरी बना रहे हैं। कैसे बनती है बांसुरी, मतलब थोड़ा सा हमें एक सैंपल लेके बताएंगे। ये क्या लगाया आपने अंकल? ये फेविकोल है। फेविकोल। और ये क्या लगा रहे हैं आप जो पतली सी डंडी लगा? सेमल की लकड़ी है। सेमल की लकड़ी क्यों लगाई जाती है अंकल? ये इसी में बनाए रा की लकड़ी। ये डांट का काम करती है? हाँ, डांट बना है। इसको बन ये ऐसे बन गई। इसके बाद में इसकी डांट छिली जाएगी। हाँ, ऐसे करके ये छिल जाती है। अब इसमें सुराख होता है, यह सुराख होंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से सुराख किए जाते हैं यहाँ पर। देखते हैं कि क्या नाम है और क्या होता है बांसुरी में, बांसुरी बनाने में और क्या क्या मेहनत लगती है। तो यहाँ पर एक आंटी हमारी बैठी हुई हैं। ये आंटी आप क्या कर रही हैं? ये काग लगते हैं बांसुरी में। ये क्या क्या लगते हैं आंटी? काग पहले लकड़ी का आता था। हाँ, पहले लकड़ी का काग आता था जी। और अब ये किसका आता अब ये है? मिलता नहीं, ये रबड़ का है। ये रबड़ का है जी। फिर इसमें पॉलिश भी होती है। पॉलिश भी होती है। जैसा कलर हमसे आगे मांगा जाता है वो कलर हम करते हैं। जैसे कि पीला है, लाल है, काला है, वो हम सभी कलर करते हैं। और अब हम दूसरी जगह आ गए हैं और यहाँ पर एक आंटी यहाँ पर बैठी हुई हैं। तो ये कुछ बांसुरी में लगा रही हैं। आंटी आप क्या कर रही हैं इस बांसुरी में? रंगाई करना, पॉलिश। ये मतलब इसमें पेंट होता है? हाँ, पेंट होता है। ये पेंट कैसे बनता है? जिसपे थनर आता मसाले पड़ते। अच्छा, थनर आता मसाले पड़ते हैं। तो इसमें आप एक दिन में कितनी कर देती हैं, कितनी बांसुरी को पेंट कर देती हैं? ये 1,000 भी हो जाता। इतनी मेहनत और लगन के बाद तो जाके ये बांसुरियां तैयार होती हैं दोस्तों। अंकल ये बताइए, आप ये बांसुरी बना रहे हैं तो इसमें जो लागत आती है आपको क्या बच जाता है इसमें? इसमें ये समझ लिए 1-1.5 रुपये पीस हमें बच जाता है। 150 रुपये 100 जैसी मान लीजिए, क्या 200 रुपये 100 में। उसमें सारी लागत हमारी पॉलिश है, छिदाई है, उसी में हमारा खाना खर्चा। बस ज़्यादा पिरामिड नहीं है अपने, बस इसी से खा पी के गुजर बसर कर लेते हम लोग। ज़्यादा आमदनी नहीं हो पाती जैसे होना चाहिए आमदनी। इसमें सिर्फ हमारी रोजी रोटी चल रही है और कोई इसमें फ़ायदे का हमें कोई उम्मीद नहीं दिखाई गई नहीं है अभी तक। हाँ, क्योंकि इसमें लागत इतनी बढ़ गई है हर चीज़ की महंगाई होने की वजह से कि हमें इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं हो पा रही है। सिर्फ ये दिन भर की हमारी मजबूरी पड़ जाती है। अच्छा, ये बांसुरी को बनाने में, एक बांसुरी बनाने में कितनी लागत लगती है? एक बांसुरी लगभग जो लागत है इसकी बनाने की कम से कम 50-60 पैसे के लगभग आ जाती है। अच्छा, लागत में। अच्छा, बिकती कितनी है मार्केट में? समझिए, मार्केट में ये 125 रुपये सैकड़ा जाती है, 40, 25, 40, 25 ऐसे चली जाती है। एक बांसुरी की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, आप तो इकट्ठा माल देते होंगे? हाँ, सब 1 रुपया 40-50 पैसे समझ लीजिए। अच्छा, ऐसे मान लिया आपको, मतलब जब एक बांसुरी किसी को बेचते हैं, मतलब जो भी बड़ा व्यापारी है लेने वाला, हाँ, जो 1 रुपये 40 पैसे पड़ता है। हाँ, 40-50 पैसे की हम लोग दे देते हैं उसको। बनावट कितनी आ रही थी आपने? अभी इसमें लागत हमारी कम से कम आ जाती है करीब 30-35, 1 रुपये 30-35 पैसे के लगभग सारी तैयार हो जाती है इसमें।
तैयार हो जाती है और मतलब आप इसको देते हैं। हाँ, तो उसमें 10-15 पैसे हमको बच जाते हैं। हाँ, बच जाते हैं। बचता क्या, बस सिर्फ ये पुराना काम है, रोजी रोटी का मसला है कि हमारे घर बैठे का काम है, तो हम इसको बस लकीर को खींच रहे हैं, बस चल रहा है। बस चल रहा है। कोई हमें बेनिफिट कोई इसमें दिखाते नहीं है। जो पैदावारी जो होती है वो बड़े लोग कर लेते हैं, हम तो बस सिर्फ कारीगरी वाला हिसाब किताब। मुनाफा में ना के बराबर है। मुनाफा हमें होता तो हमारे आने वाली नस्ल जो है वो हम इसको काम पे डाल दे। मैंने अपने एक लड़का है मेरा, मैंने इसको हटा दिया बासी काम से। मतलब फायदा है ही नहीं। हाँ, आप नहीं चाहते कि मतलब इस काम में आप पड़े। हाँ, मतलब आगे लोगों को डालें। हम चाहते नहीं इसके काम में पड़े। जब हमें कोई बेनिफिट नहीं है इससे, तो हम क्यों डालेंगे अपने? हमने कैसे करके टाइम पास करा इसको हम जानते हैं। सर मुनाफा हमें कहाँ मिलता है? मुनाफा तो सर यहाँ के जो बैचलियो होते हैं सर, हमारी मजबूरी ये है कि हमारा कोई गवर्नमेंट इस तरह की कोई सहायता नहीं करती। सहायता तो आती गवर्नमेंट की, मगर जो सहायता जो बड़े लोग होते हैं यहाँ के, बड़े बड़ी फर्में हैं जो अपना स्ट्रीगर लगा के हमारे माल को लेते हैं, खरीदते हैं। कोई आपदा आती है किसी तरह की, किसी रूप में, तो पहले कारीगर को पर आती बांसुरी के कारीगर। ये फ़ायदा तो इस टाइम नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बिज़नेस बहुत डाउन है और सरकार भी ध्यान नहीं दे रही है इस बिज़नेस पर। माल आता है आसाम से, जो कच्चा बाम्बू होता है, मैं आपको दिखवा भी दूंगा अभी, तो उसको आने में बहुत प्रॉब्लम होती है। कम से कम 40 से 60 हज़ार रुपये का तो डीजल चला जाता है ट्रक में, जो हमें देना पड़ता है। उसके बाद 2 लाख रुपए का हमारा माल होता, तो हमें उसमें से कुछ नहीं बचता। आधा माल हमारा फटा निकलता है, आधा माल सड़ा निकलता है। उसके बाद जो माल बचता है उससे जो बांसुरी बनती है, उसके बाद भी फिर भी लॉस में ही जाता है। अब आपकी जो आने वाली जो जनरेशन है, पीढ़ी है, आपको क्या लगता है कि उनको आप इस फील्ड में डालेंगे या नहीं डालेंगे? सर 5 भाइयों में 3 भाई अपने एक लकड़ी का काम करते हैं, 2 भाई लकड़ी फर्नीचर का काम करते हैं, कारपेंटर है, 1 भाई सब्जी का काम करने लगे हैं। जो करते थे वो हट गए सर। अब बच्चों को डालने में क्या क्यों, जब मैं अपना मकान नहीं बना पाया तो बच्चों को क्या, बच्चे क्या कर पाएंगे? सिखाने की तो बात अलग है, जब इसमें कोई बेनिफिट ही नहीं दे रहे हो, आप हमारी मदद ही नहीं कर रहे हो, तो हम क्या आगे सिखाएंगे बच्चों को? आपके मन में क्या है? आप कुछ अपने तरफ से कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल? सिर्फ मन में सिर्फ इतनी सी बात है, मैं यहाँ के अधिकारी को भी लेके कह रही हूँ, यहाँ के जो बैंक मैनेजर होते हैं जो लोन देते हैं बांसुरी के नाम पे, तो मेरा किसी से कोई मतलब रंजिश नहीं है। मतलब ये चाहता कि आप गवर्नमेंट ने लोन दिया है, बैंक ने लोन दिया, तो बैंक का कोई भी अधिकारी साल में 1-2 मरतबा जाके उसके परिवार को देखे कि आपने बांसुरी पर लोन दिया है, जो बांसुरी का काम कर रहा है या नहीं कर रहा। वो बांसुरी का काम तो करता नहीं है। हमारे यहाँ तो उन्होंने लिया, हमसे कहा हमारा यार जो थे या हमारा कोई मिलने वाला, उन्होंने कह दिया भैया थोड़ी बांसुरी हमारे घर पहुँचा दो, हम कह ले जाए भैया उठा के। उन्होंने लिया बांसुरी के नाम से लोन ले लिया, तुमने दे दिया, ऐसे में अब तुम जाके नहीं देख रहा है कि उसके घर में बांसुरी का काम हो रहा नहीं कर रहा। और बांसुरी वाले को तो लोन मिलता ही नहीं है। अगर हम लोन लेने के लिए जाते हैं तो हमसे तरह तरह के सवाल करे जाते हैं। आप भी, मैंने 2-3 महीने फॉर्म भर चुका हूँ, एक तो मैंने ऑनलाइन भी करा है। मेरा मजदूरा आदमी है, जितना हमारे पास पैसा है उतने से काम करते हैं, आगे ज़्यादा पैसा हो तो ज़्यादा काम करेंगे हम, ये है। अब सरकार सुनती है तो बड़े लोगों को जानती है, छोटों को जानती नहीं ना, देखती है जाके कि देखें जाकर कि मजदूर कौन है, कारीगर कौन है। ठोकदार तो है बांसुरी, वो उनके घर थोड़ी बन रही है ना, वो बना रहे हैं खुद, हम ही लोगों से लेके वो आगे बढ़ाते हैं। और लोन लेने जाते हैं, लोन मिलता नहीं है, क्योंकि कहते हैं आप कहा ही नहीं इतना, आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है, कहीं कुछ कह देते हैं, कहीं कुछ कह देते हैं, समझे। इंटरव्यू देने गए, उन्होंने भी ये कह दिया, तो हम लोग वहाँ से परेशान होकर लौट गया है। अब अपने घर में बैठे बैठे जो भी मजदूरी हो रही, बच्चों के रोजी रोटी का अपना अफसोस यही है कि वो जो उद्योग केंद्र वाले होते हैं उनकी साठ गांठ जो है वो बड़े बड़े व्यापारियों से, यहाँ पर थोकदारों से, जो उनके लाखों रुपए का करते हैं, हमें पैसे दे के खरीद लेते हैं। और पैसे हमारी मजबूरी है, हम 1 रुपए की चीज उनको 98 में देना पड़ती है, क्योंकि हमारा कोई दूसरा खरीदने वाला नहीं। हम मार्केट में जाएंगे तो हमारी पेमेंट रुकेगी, मार्केट में हम लेके जा नहीं सकते हैं एक अनजानी जगह पर बगा रहा इतना। अच्छा ये चीज़ मतलब आपका फील्ड नहीं है इस फील्ड में। अच्छा अंकल, आप बांसुरी बनाने के साथ साथ बजा भी लेते होंगे अंकल? हाँ, थोड़ी बहुत बजा लेते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत तो बजाइए। अच्छा अंकल, एक बार बजा के दिखाएंगे थोड़ा सा? दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि यहाँ के कारीगर बांसुरी बनाने के साथ साथ बांसुरी अच्छी बजा भी लेते हैं। यहाँ के लोगों से जाना कि पीलीभीत शहर कैसे बांसुरी नगरी कहलाया, और दोस्तों यहाँ के लोगों ने ये भी बताया कि
एक ज़माने में पीलीभीत शहर पर मोरध्वज या राजा बेड़ू नाम के एक प्राचीन राजा का शासन था, जो कि भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और इसके साथ साथ अर्जुन के बहुत वफादार दोस्त भी थे। राजा बेड़ू के नाम के बारे में और उनके राज्य के बारे में आप महाभारत के ग्रंथ में देख सकते हैं दोस्तों। इसके साथ ही साथ आज़ादी के पहले से ही यहाँ पर बांसुरी का कारोबार चलता आ रहा है। यहाँ की बनाई हुई बांसुरी दुनिया के कोने कोने तक जाती है और बांसुरी को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोर्ट किया जाता है। और बांसुरी के प्रोडक्शन के लिए जानने वाला देश का एकमात्र जिला है ये, इसलिए पीलीभीत शहर को बांसुरी नगरी या फिर द लैंड ऑफ फ्लूट्स कहा जाता है। और अंत में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात इस बांसुरी नगरी को लेकर मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पर करीब 365 परिवार इस बांसुरी उद्योग से जुड़े हुए हैं, जो बांसुरी बनाने का काम अपने घरों में ही करते हैं और ये हुनर उनको अपने पुरखों से मिला है। अब यहाँ पर कुछ बड़े व्यापारी हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने के कारण वो बांसुरी बनाने के कच्चे माल को बहुत आसानी से खरीद लेते हैं। उनको बनाने वाले ये 365 परिवार अपनी पूरी मेहनत लगा के इन बांसुरियों को तैयार करते हैं दोस्तों। तो बड़े व्यापारियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि इन कारीगरों को कम से कम इनकी मेहनत का पूरा पैसा दें, क्योंकि इनकी हुनर से आपकी रोजी रोटी भी जुड़ी हुई है। और सरकार से मेरा ये दरख्वास्त है कि जितना महत्व बड़े व्यापारियों को दिया जा रहा है उतना ही महत्व इन कारीगरों को भी दें और इन कारीगरों को बांसुरी के कच्चे माल को खरीदने के लिए फंड भी प्रदान करने की कृपा करें, और ताकि वो अपना खुद का काम शुरू कर सकें और पीलीभीत का नाम रोशन कर सकें। बाकी दोस्तों सारी कंडीशन आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देख चुके हैं, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन पीलीभीत का इतना बड़ा इतिहास यूं ही गुम हो जाएगा। इस पुराने इतिहास को बचाना यहाँ की आवाम जनता और सरकार के ऊपर निर्भर करता है। आशा करता हूँ कि इस मुद्दे पे कोई ना कोई कदम जरूर उठाया जाएगा। बाकी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन उत्तर प्रदेश के कोने कोने तक पहुँचे। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी क्या राय है इस मुद्दे को लेकर और आपको कितना पता था अपने पीलीभीत शहर के बारे में। और जो लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग कंटेंट हमेशा मिलते रहते हैं। आप लोग इन चैनल को विजिट करके उस कंटेंट्स को देख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।